हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक के बारे में पढ़ेंगे, जिनके लेखक श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। उनके जीवन के बारे में जानिए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती से ही हाई स्कूल की परीक्षा पास करने तथा कॉलेज वाराणसी में अध्ययन करने के बाद एमए की परीक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पास की और ऑडिटर जनरल कार्यालय से नौकरी की शुरुआत की। उन्होंने अध्यापक क्लर्क के रूप में काम करने के बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर पद पर भी काम किया। उनके उपन्यास देखिए पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। कविता देखिए संग्रह काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। नाटक है उनका बकरी। बाल साहित्य भों भों, खो खो, बतूता का जूता, लाख की नाक। उनके लेख संग्रह हैं चरखे और चरखे। साहित्यिक विशेषताएं देखिए। सक्सेना जी का रचना क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। उन्होंने बच्चों से लेकर प्रबुद्ध वर्ग के लिए रचनाएं की। उन्होंने साप्ताहिक पत्रिका दिनमान का उपसंपादन तथा प्राग नामक बाल पत्रिका का संपादन भी किया। उनकी मृत्यु 1984 में हुई। उनकी रचनाएं देखिए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक होने के साथ साथ उच्च कोटि के कवि भी थे। उन्होंने निम्नलिखित रचनाएं की। कहानी संग्रह लड़ाई। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और अव्यवस्थाओं पर भी चोट की। उनकी रचनाओं में स्वाभाविकता और सहजता के साथ गांवों की परंपराओं का सुंदर चित्रण भी है। उनकी भाषा शैली। सक्सेना जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज एवं लोक भाषा की महक लिए हुए है। उन्होंने अपनी साधारण और सामान्य भाषा के माध्यम से असाधारण अभिव्यक्ति बड़ी सफलता से की है। उनकी भाषा में तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों की भी बहुलता है। मुहावरों के सहज प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। जैसे देखिए तत्सम शब्द समृद्धि, अमृत, अस्तित्व, आस्था, साक्षी, निर्लिप्त, वात्सल्य, आशीष, मृत्यु आदि। उर्दू शब्द देखिए जहर, मजाक, बेबाक, जिंदगी, तकलीफ, जिस्म, जिद्दी आदि। आगत शब्द देखिए फादर, इंजीनियरिंग आदि। प्रस्तुत पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, जिसमें फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताएं वर्णित की गई हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी भूमि से भारत आए जो गिरिजाघरों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत तक इसे अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए और हिंदी भाषा का राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास भी किया। फादर बुल्के के निधन पर लेखक का आक्रोश व्यक्त हुआ। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिसके रगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए ईश्वर ने ऐसा जहर का विधान क्यों किया। फादर की मृत्यु जहरबाद के कारण कठिन यातना सहते हुए हुई थी। जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के प्रति था, उसने फिर ऐसे साधु के लिए ऐसी यातना भरी मौत क्यों दी। लेखक आज भी फादर की स्नेहमयी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करता है। फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक के संबंध। लेखक के लिए फादर बुल्के को याद करना शांत संगीत सुनने जैसा लगता था। उनको देखना निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और उनसे बातें करना कर्म को संकल्प से भरने जैसा था। लेखक स्मृतियों में डूब जाता है। वे पारिवारिक स्थिति से रिश्तों में बंधे थे। वे हमारे हंसी मजाक में भी शामिल रहते थे, हमारी गोष्ठियों में गंभीर बहस करते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव भी देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई की तरह वो हमेशा खड़े रहते थे और पुरोहितों की तरह हमें आशीष भी देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा, अपितु सदैव ममता और प्यार से लबालब छलकता महसूस किया। उन्हें देखकर लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनती रहती थी कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर फादर बुल्के के मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। फादर बुल्के का परिवार देखिए। लेखक प्रायः अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो अब भारत है। हाँ, जन्मभूमि रैम्स चैपल की याद तो आती है। माँ की बहुत याद आती है। वे अक्सर माँ की यादों में डूब जाते थे। माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आया करती थी, जिन्हें अपने मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। उनके पिता और भाइयों के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था। पिता व्यवसायी थे।
उनका एक भाई पादरी हो गया था, एक भाई काम करता था और एक बहन थी जो सख्त और जिद्दी स्वभाव की थी। फादर को कभी उसकी चिंता करते नहीं देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने के लिए वो बेल्जियम गए थे। आप सब छोड़कर क्यों चले आए, यह पूछने पर वे सरलता से उत्तर देते कि प्रभु की ही इच्छा थी। वे बताते थे कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया, और सचमुच इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई में और यह पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ, और उन्होंने शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की इच्छा का कारण पूछने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। फादर बुल्के की भारत में जो प्रक्रियाएं थी उन्हें देखिए। फादर बुल्के ने भारत में आकर जिसेट संघ में धर्माचार की पढ़ाई शुरू की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में वो पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से एमए किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 ईस्वी में रामकथा उत्पत्ति और विकास का शोध प्रबंध पूरा किया। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का रूपांतर नीलपंछी के नाम से किया। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े, पटना से दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए। संकल्प से सन्यासी फादर बुल्के। फादर बुल्के कभी संकल्प से सन्यासी लगते थे तो कभी मन से सन्यासी। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में तो था ही नहीं। 10 साल बाद मिलने पर भी वही पुराने अपनत्व की गंध आती थी। वे जब भी दिल्ली आते थे तो गर्मी, सर्दी, बरसात झेलकर और खोज कर जरूर मिलने आते थे। 2 मिनट के लिए ही सही। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता सताती थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए देखा और हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा। घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका तो स्वभाव ही था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के स्वर सुनकर राहत तो मिलती ही थी। लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों से झरती हुई ध्वनि शांति प्रदान करती है। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का बहुत दुख है, क्योंकि लेखक को पता ही नहीं चला कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा था। 18 अगस्त सन 1982 की सुबह कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। उतारने वालों में कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह थे। इस यात्रा में कब्रगाह तक जाने वालों में शैक्षिक संस्थान से जुड़े हुए बड़े बड़े विद्वान भी थे। इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश, डॉक्टर रघुवंश शंकरी सड़क की ठंडी उदासी में पहले से ही खामोश खड़े थे। मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार हुआ था। हिंदी में भी मसीही विधि से प्रार्थना की गई। सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने भी सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु, लेकिन उस अक्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच वैसे वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। हमारा यह लेसन यहीं समाप्त होता है।